नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अपने लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है केंद्रक। आज अपन केंद्रक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, केंद्रक की खोज की बात अपन करें तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने आर्किड की जड़ की कोशिका के अंदर सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की। यदि अपन केंद्रक की जो कार्य की बात करें तो ये उपापचय तथा आनुवंशिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है। यानी जो उपापचय क्रिया होती है और आनुवंशिक क्रियाओं का यह मुख्य केंद्र होता है। और देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो केंद्रक के समान संरचना होती है उसे अपन केंद्रकाभ या जिनोपोर कहते हैं। अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उनके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और अपन इसके अंदर अपवाद की बात करें, यानी एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं जिनके अंदर नहीं पाया जाता है, जैसे स्तनधारियों की जो आरबीसी होती हैं और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। इस अपवाद के अंदर और अपवाद है, स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, फिर भी ऊंट और लांबा दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। फिर अपन बात करें केंद्रक के शेप की तो ये गोल हो सकता है, लंबवत हो सकता है या अंडाकार हो सकता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के केंद्रक की आकृति अनिश्चित होती है। यानी जो डब्ल्यूबीसी है उसके केंद्र की आकृति निश्चित नहीं होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये तो आपके हो गया केंद्रक की जो मुख्य जानकारी थी वो। अब देखिए, केंद्रक के अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं। अपन केंद्रक के मुख्य भागों की बात करें तो केंद्रक के अंदर मुख्यतः चार भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। नंबर 2 अपन बात करें तो केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 की बात करें तो केंद्रिका। नंबर 4 क्रोमेटिन। ये केंद्रक के मुख्य भाग है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन जो केंद्रक है उसकी संरचना को देखते हैं। तो केंद्रक की संरचना में देखिए, जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यदि अपन इन दोनों झिल्लियों की बात करें तो इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक अवकाश पाया जाता है जिसे अपन परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रकीय अवकाश, यह अवकाश 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। और देखिए, जो केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली है यह अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी होती है। यह आपकी है क्या, अंतःपर्दवी जालिका। यह अंतःपर्दवी जालिका जो केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली होती है उसके साथ जुड़ी होती है या सतत होती है। और देखिए, केंद्रक की जो झिल्ली होती है उनके अंदर एक छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के प्लग पाए जाते हैं जिसे अपन एन्यूलस कहते हैं। और इसके अंदर जो केंद्रक द्रव्य है, ये केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य में एक तो आपके क्रोमेटिन व केंद्रिका पाई जाती है। यानी केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, एक तो क्रोमेटिन पाई जाती है और केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका, ये हो गई आपके जो केंद्रक की संरचना है उनके बारे में मुख्य बातें। अपन पढ़ने जा रहे हैं अब केंद्रक झिल्ली। तो देखिए, केंद्रक झिल्ली जो कि दोहरी होती हैं, यानी केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं। दोहरी झिल्ली पाई जाती हैं
और इन झिल्लियों के मध्य एक अवकाश पाया जाता है। इन झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान या अवकाश पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रिकीय अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रिकीय अवकाश कहते हैं। अब देखिए, केंद्रक झिल्लियों के मध्य जो छिद्र पाए जाते हैं वह छिद्र अष्टकोणीय छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्लियों के मध्य केंद्रक झिल्लियों के मध्य केंद्रक झिल्लियों के मध्य अष्टकोणीय छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों पर न्यूक्लिन प्लाज्मीन प्रोटीन के प्लग पाए जाते हैं। यानी जो केंद्रक झिल्लियां हैं उनके मध्य अष्टकोणीय छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों पर न्यूक्लिन प्लाज्मीन प्रोटीन का प्लग पाए जाते हैं। उन प्लगों को अपन क्या कहते हैं? एन्यूलस कहते हैं, जिसे एन्यूलस कहा जाता है। और देखिए, ये जो केंद्रक झिल्ली है यह किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? एक तो ईआर के साथ जुड़ी होती हैं और केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी सतह है इनके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी सतह है उन पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। यह है आपका राइबोसोम। तो देखिए, केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह या अपन कह सकते हैं जो केंद्रक की दोहरी झिल्ली है, तो बाहरी झिल्ली पर या बाहरी झिल्ली ईआर के साथ सतत होती हैं, या अपन कह सकते हैं बाहरी सतह, केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह ईआर यानी अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ी हुई होती हैं या से सतत होती हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह ईआर से जुड़ी होती हैं तथा बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, यानी जो दोहरी झिल्ली है, बाहर वाली झिल्ली ईआर के साथ जुड़ी हुई होती हैं तथा इस बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। और देखिए, जिस समय कोशिका विभाजन होता है उस समय ये केंद्रक झिल्ली एक अवस्था है प्रोपेज, उसके अंदर ये लुप्त हो जाती हैं तथा एक अवस्था है टीलोफेज, उसके अंदर इसका निर्माण ईआर के द्वारा पुनः हो जाता है। यदि अपन बात करें कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज
प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था में पुनः ईआर के द्वारा, यानी टीलोफेज अवस्था में ईआर के द्वारा, यानी अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये है आपके कोशिका झिल्ली की जो मुख्य जानकारी है। कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्रक है उसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इन झिल्लियों के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अपन परिकेंद्रिकीय अवकाश कहते हैं। यह परिकेंद्रिकीय अवकाश कितना होता है? 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब देखिए, केंद्रक झिल्लियों के मध्य अष्टकोणीय छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों पर एक न्यूक्लिन प्लाज्मिन प्रोटीन के प्लग पाए जाते हैं जिसे एन्यूलस कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह ईआर से सतत या जुड़ी हुई होती हैं। बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। यदि अपन बात करें कोशिका विभाजन के समय जो प्रोफेज अवस्था होती है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था के अंदर ईआर यानी अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा इसका पुनः निर्माण होता है। फिर अपन बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो देखिए केंद्रक द्रव्य एक कोलाइडी द्रव्य है जिसमें फिर अपन बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य एक कोलाइडी द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य एक कोलाइडी द्रव्य है। इसमें एक तो आपके आरएनए पॉलीमरेज व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा लिपिड खनिज और आपके केंद्रिका व क्रोमेटिन पाए जाते हैं। यानी जो केंद्रक द्रव्य है वो एक कोलाइडी द्रव्य है। उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम तथा लिपिड, खनिज, केंद्रिका तथा क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ये है आपके केंद्रक द्रव्य की जो मुख्य जानकारी है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं केंद्रिका। केंद्रिका देखिए, केंद्रिका एक झिल्ली रहित संरचना है। यह यानी केंद्रिका पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। यह झिल्ली रहित रचना या संरचना है। फिर अपन बात करें केंद्रिका की, तो केंद्रिका की खोज, इसकी खोज फोंटना ने की तथा जो इसका नाम है वह बोमन नामक वैज्ञानिक ने दिया। यदि आपसे पूछे केंद्रिका की खोज किसने की, तो फोंटना ने इसकी खोज की तथा बोमन ने इसका नाम दिया। यदि अपन केंद्रिका की बात करें
तो यह भी कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है उसके अंदर यह लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था में यह पुनः प्रकट होती हैं। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था में टीलोफेज जो अवस्था होती है उसके अंदर यह पुनः प्रकट होती हैं या पुनः दिखाई देने लगती हैं। टीलोफेज अवस्था में पुनः निर्माण होता है। यानी जो कोशिका विभाजन है उसकी एक अवस्था है प्रोफेज, उसके अंदर यह केंद्रिका लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था में यह पुनः इसका निर्माण होता है। यदि अपन केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है, उसके साथ ये जुड़ी हुई होती हैं जिसे अपन नॉर कहते हैं। यह यानी केंद्रिका गुणसूत्र के विशेष स्थान से जुड़ी हुई होती हैं जिसे अपन NOR या केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। यानी जो केंद्रिका है वह गुणसूत्र के एक विशेष स्थान से जुड़ी हुई होती हैं जिसे अपन नॉर या केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। यदि अपन केंद्रिका के जो रासायनिक संगठन है उसकी अपन बात करें तो रासायनिक संगठन की अपन बात करें तो इसके अंदर 85% प्रोटीन, 10% RNA व 5% DNA पाया जाता है। यानी जो केंद्रिका है वह झिल्ली रहित रचना है। और देखिए इसकी खोज फोंटेना ने की तथा नाम किसने दिया? बोमन नामक वैज्ञानिक ने दिया। कोशिका विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था है, जो प्रोफेज अवस्था में यह लुप्त हो जाती हैं तथा टीलोफेज अवस्था में यह इसका पुनर्निर्माण होता है। केंद्रिका गुणसूत्रों के एक विशेष स्थान से जुड़ती हैं जिसे अपन नॉर या केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। इसके संगठन की अपन बात करें तो 85% प्रोटीन, 10% RNA व 5% DNA पाया जाता है। अब देखिए केंद्रिका भी कुछ भागों से मिलकर बनी होती हैं। यदि अपन केंद्रिका को देखें तो यह भी कुछ भागों से निर्मित होती है। नंबर 1 तंतुमय भाग, इसके अंदर RNP यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। यानी इस भाग के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। नंबर 2 कणिकामय भाग, इसके अंदर एक तो प्रोटीन तथा RNA का, प्रोटीन व RNA का अनुपात 2:1 होता है।
और देखिए अक्रिस्टलीय लियो भाग, इस भाग के अंदर जो केंद्रिका का मैट्रिक्स होता है, इसमें केंद्रिका का मैट्रिक्स या भरण पदार्थ होता है। यानी जो अक्रिस्टलीय भाग है इसके अंदर केंद्रिका का मैट्रिक्स भाग होता है। यदि अपन चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर है केंद्रिका क्रोमेटिन। केंद्रिका क्रोमेटिन यह डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए ये हो गए आपकी केंद्रिका के मुख्य भाग। और अपन केंद्रिका के कार्य की बात करें तो इसके द्वारा जो राइबोसोम की उप इकाइयां हैं उसका निर्माण होता है तथा आरएनए का संश्लेषण होता है। यानी इसके द्वारा एक तो आपके राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण होता है। राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण व आरएनए का संश्लेषण होता है। यह है केंद्रिका का मुख्य कार्य और केंद्रिका के ये 4 भाग होते हैं। इसके बाद अपन बात करें केंद्रक के चौथे भाग की, जो कि है क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन, यदि अपन क्रोमेटिन की बात करें तो यह कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। और देखिए अपन क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया। यानी जो क्रोमेटिन शब्द है वो किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। यदि इसके अपन रासायनिक संगठन की बात करें तो क्रोमेटिन एक तो डीएनए, आरएनए व हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बना होता है। यानी जो आपका क्रोमेटिन है वो किसका बना होता है? यह एक तो डीएनए, आरएनए व हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। देखिए क्रोमेटिन को अपन इंटरफेज अवस्था के द्वारा एक विशेष अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित करने पर ये 2 भागों के अंदर दिखाई देता है। इसे कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में एसिटो कॉर्मिन के द्वारा अभिरंजित करने पर
अभिरंजित करने पर यह, यानी इसके दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसे कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में एसिटोकॉर्मिन के द्वारा अभिरंजित करने पर, एसिटोकॉर्मिन यह क्या है, एक अभिरंजक है, अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित करने पर दो भागों में दिखाई देता है, दो भागों में दिखाई देता है। नंबर 1 न्यूरोक्रोमेटिन और नंबर 2 है हेट्रोक्रोमेटिन। यानी जो क्रोमेटिन है वह शब्द किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया, और ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के अंदर बदल जाता है। यदि इसकी रासायनिक संगठन की अपन बात करें तो ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसे कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था के अंदर अपन एसिटोकॉर्मिन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित करने पर यह दो भागों के अंदर दिखाई देता है। नंबर 1 न्यूरोक्रोमेटिन और दूसरा है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ये हो गई आपके जो केंद्र की मुख्य जानकारी थी, ये पूरी हो गई है। और इसके बाद अपन जो गुणसूत्र हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।